देखिए, हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जो जिस तरीके से आपने आज यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन देने वाले हैं। भाजपा कह रही यूपी में 80 के 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 का पार 400 पार। जिस तरीके से उनके काम है, वो 400 क्या 800 बना ले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो तो दो को 22 बोल दे। जी, क्या लग रहा है सपा का जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ फूट लाएगा क्या यार? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे वैसी कोई खुद वजूद नहीं, तो उनसे कोई अलायंस करे या ना करे उसका कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक रही सपा की बात, देखिए सपा अपना काम कर रही है। आई एम श्योर जब लोग यहाँ पे उनके कामों को इवेलुएट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सही पार्टी को वोट देना कौन सी सही पार्टी रहेगी जिसको वोट देना चाहिए। आकाश जी, अब जगह जगह जा रहे हैं, किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप तो देखते गए हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, पीवीपी से हैं, आप भी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो हमारे समाज के खिलाफ है वो हमारे लिए गुंडा ही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर ज़मीनी स्तर पे आप सब देखते हैं, आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि एक्चुअली कितना बुरा हाल है इधर। वो तो कहते हैं बहुजन समाज के चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी, उस बारे में आपका क्या सपोर्ट करेंगे? क्या देखिए, बहुजन समाज से ही नहीं, बहुत सारे समाज से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हक है अपनी बात समाज में आके अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल आई एम श्योर अगर वो लड़ रहे होंगे तो कोई अच्छी चीज़ के लिए ही लड़ रहे होंगे, परंतु हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। इस बार अलायंस ना करने का क्या मकसद रहा? किसी के संग गठबंधन नहीं किया आपने, वैसे हमेशा गठबंधन रहा है, कभी सपा से भाजपा के साथ ही रहे आप। बहन जी ने हमेशा से बताया है कि हम ये चुनाव ही अपने आप लड़ेंगे। हम इस चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनावों में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए अपने आप में एक टेस्ट है कि हम अपने कैडर को तैयार करें, अपने लोगों को फिर से उसी स्तर पे जोड़े जो हम पहले हुआ करते कौन सी बी टीम, क्या बी टीम? ये तो आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। उन सब की भी प्रत्याशियों की कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आ चुकी है। किसने कहाँ पे किसका वोट काटने का काम किया है वो तो आप सब जानते हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो ईडी के छापे एनआईए लगातार लोगों को ईडी जो गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सर ये तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो छापे मारती थी, वो ईडी का इस्तेमाल करती थी। आज भाजपा है, वो भी वही कर रही है। तो ये एक दूसरे के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम इनसे कोई बेहतर उम्मीद तो कर नहीं सकते। ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जनता इस बार ही सही डिसीजन लेगी और सही पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करेगी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC ST व OBC के साथ साथ आदिवासी समाज के 3.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपने खुद का घर देने का काम किया था। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों के भीतर सरकारी नौकरियों पर भी लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरियों तो देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथियों, बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2 लाख से अधिक नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती करने का काम किया और 6 लाख से अधिक
अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी देने का काम किया। अब साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव आजकल चल रहे हैं, हमारे सर पर हैं, और इसमें हमारी तरह और भी पार्टियां आप लोगों को बुला बुलाकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। परंतु आपको इस बारी उनको वोट डालने से पहले और उनको आपने अपने बीच में आने से पहले उनको एक काम देना है। उन्हें बोलना है कि इससे पहले हम तुम्हारे मंच पे तुम्हारी मीटिंग में आके तुमसे तुम्हारी बात सुने, हमें पिछले 10 साल का हिसाब दो, हमें पिछले 5 साल का हिसाब दो। साथियों, कभी भी चुनाव आने वाले 5 साल के वादों पे नहीं, अब आने वाले पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पे लड़ा जाना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि जब तुम्हें हमने सत्ता में बिठाया था तो पिछले 10 साल और 5 साल से तुम लोगों ने हमारे समाज, हमारे लिए क्या काम किए। तभी साथियों, बहन जी के सख्त आदेश है कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहन जी हमेशा बोलती हैं कि जब भी आप अपने समाज के बीच में जाएं तो आप कभी भी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के काम ना बताएं। आप लोगों ने पिछले 5 साल और 10 साल में क्या काम किया, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया, वो आप जाके अपने समाज को बताएं। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा ने अपनी सरकार के चलते हुए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्ची पैदा होते ही लखपति बन गई थी। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया था। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए खर्चे थे। साथियों, बहन जी ने एक तरफ हमारी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया ताकि वो अपना पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दूसरी तरफ ये सरकार आपको हर महीना मुफ्त में राशन देती है ताकि आपके बच्चों का भविष्य इन पर निर्भर हो जाए, आप लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो पाए। साथियों, एक अच्छे लीडर में उनकी पॉलिसीज में पता चलता है कि वो कितना अच्छा लीडर और कितना अच्छा अपने लोगों से जुड़ा है। आज सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा सबसे जरूरी, हमारे आने वाले भविष्य की नींव है शिक्षा। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे अगर भी बोलिए कि अंग्रेजी में 1-2 लाइनें सुना दो तो वो बेचारे बच्चे आज अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते हैं, ना बेचारे बोल पाते हैं। वैसे तो मोदी जी जाके बोलते हैं कि हम इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु उनसे पूछिएगा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन अदर कंट्रीज से काम लेना है तो हम उनसे किस भाषा में बात करेंगे। वो तो आपसे हिंदी में बात करने से रहे, आपको तो चाइना से भी काम लेना होगा। तो कैसे हमारा समाज, कैसे हमारे लोग उनसे बात करेंगे, कैसे उनसे हम काम ले पाएंगे जब हमारा बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा अगर आज अंग्रेजी नहीं बोल सकता। साथियों, 8वीं कक्षा के बच्चों का तो आज इतना बुरा हाल है, बेचारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। ये मैं अपने मन से नहीं, सरकारी सर्वे और रिकॉर्ड के डेटा को उठा के बोल रहा हूं। कहीं आप समझो कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूं। ये फैक्ट्स और 5-5 हजार नौकरियां निकलती हैं, 70-70, 80-80 हजार लोग अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी ये पेपर लीक हो जाते हैं। अगर
नौकरी देने का मन नहीं है, सरकार का नौकरी देने का मन नहीं है, तो पेपर लीक करके हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ तो ना करे। साथियों, इसके साथ साथ जहां पर नौकरी निकल भी जाए तो वहां पे इतना बुरा हाल है कि अभी एक रीसेंट खबर थी, एक रीसेंट हेडलाइन थी जहां पर था कि 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा साथियों ने एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कुछ चंद हजार नौकरियां थी जिसके लिए 90,000 ओवर क्वालिफाइड बच्चों ने अप्लाई किया। साथियों, अगर आप लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर आप लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते हैं रिजर्वेशन का मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो ना वो कभी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर बाय चांस नौकरी के लिए अप्लाई कर भी दिया तो नौकरी होगी नहीं। जब नौकरी होगी नहीं तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, जब वो रोजगार न दे पाए तो अब अपनी आवाम को भूखा तो रखेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के सभी बड़े छोटे नेता ये लाइन बहुत बखूबी रट के आप सबके बीच में बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। परंतु कोई इनसे पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर आपकी खाने की स्कीम में, आपके खाने राशन की स्कीम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मतलब आज आधे से ज्यादा देश गरीबी रेखा के नीचे खड़ा है। तो किस बात की वो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं? किस मुंह से बोलते हैं कि ये इंडिया आगे बढ़ रहा है? किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? साथियों, सब भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया। कोई बात नहीं साथियों, इस बारी आने वाले लोकसभा आम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस वक्त आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही होगी, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। करीबन 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में अपनी पार्टियों में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम हैं, परंतु इसमें एक पार्टी का नाम नहीं है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है जिसका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं है? साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है, कभी भी नहीं किसी एक धरना सेठ से पैसा लिया है। आप जानते हैं बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर, अपने समर्थकों के तन मन और धन से ये अपने इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी लड़ती आएगी।
इनसे सवाल करिएगा कि तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हो। 2014 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी तो केंद्र की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। अब 2024 में जब बीजेपी दोबारा से आप लोगों के बीच में आएगी अपना वोट मांगने, तो इस पे 58,60,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर इन्होंने इसको 152 लाख करोड़ बना दिया है। तो अगर आपको कर्जा लेकर हमारी भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो वो बताइए, और अगर आप इसको कर्जे को लेकर इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं तो उसका रास्ता समझाइए। अब ये नहीं चलेगा कि हम आएंगे, आप लोगों के बीच में खड़े होंगे और सिर्फ ये बोलेंगे, अरे मित्रों हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है, कभी भी नहीं किसी एक धरना सेठ से पैसा लिया है। आप जानते हैं बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर, अपने समर्थकों के तन मन और धन से ये अपने इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी लड़ती आएगी। तो साथियों, ये उनको मुंह तोड़ जवाब है, ये उनको सबूत है जो आपसे बोलते हैं कि हाथी का किताबों के बोझ में दब रहा है, वो दो बोझ में नहीं दब रहा। ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के धन से चलती है। कार्यकर्ता इसको अपना कर्तव्य समझता है कि अगर अपनी मूवमेंट को चलाना है तो वो अपने दिल से धन देता है इस पार्टी को चलाने के लिए। साथियों, बता दो ताली बजाकर अगर ये बात सच है कि नहीं। समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहाँ पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं, मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी, वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। इस बार आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से, और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। साथियों, बहन जी ने हर स्तर पर एक रिकॉर्ड छोड़ के रखा है कि अपने 5 साल के शासनकाल में युवाओं को नौकरी दी, हमारे बच्चियों को शिक्षा दी, हमारे बुजुर्गों, हमारे पिछड़े वर्ग के समाज को छत देने का काम किया। साथियों, उन्होंने कभी भी आकर आपसे आने वाले 5 साल के लिए वोट नहीं मांगे। उन्होंने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि जो हमने मेहनत करी, जो हमने लोगों को लाभ पहुंचाया, उसको जाके अपने समाज में बताओ, ताकि आने वाले 5 साल अगर वो वोट डाले तो वो पता रहे कि वो किसके लिए वोट डाल रहे हैं और उन्हें क्या मिलने वाला है। साथियों, जब भाजपा की सरकार केंद्र में 2014 में आई थी
तो केंद्र सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में इस भारत सरकार ने अपने ऊपर 152 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। 152 लाख करोड़ का कर्जा जो यहाँ के देशवासियों को देना पड़ेगा, हमारे भारतीय लोगों को देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई से। साथियों, ये 152 लाख करोड़ का हिसाब अब इनसे हमें मांगना होगा कि इन्होंने ये 152 लाख करोड़ रुपए खर्चे तो कहाँ खर्चे, क्योंकि ना हमारे युवा साथियों के पास रोजगार है, ना हमारी बहन बेटियों के पास सुरक्षा है, और ना ही हमारे यहाँ पे कोई नए स्कूल्स और कोई हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। इन्होंने पिछले 10 साल से मार्केटिंग करने का काम किया है। इन्होंने हमेशा एक के बाद एक योजना निकाली, उस योजना के ऊपर जो पैसा लगाया वो पैसा 10% उस योजना में लगाया और 90% उसे मार्केट करने में लगा दिया। ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये भारत की सरकार नहीं है, ये आज मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी बनके रह गई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी एजेंसीज को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिसीज को मार्केट करना रह गया है। ये सिर्फ मार्केट करते हैं और हमारे देशवासियों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलते हैं।